सुरकांचल सीज़न 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवेल किस नंबर 9। भाई ये तुम लोगों का कम से कम एक नज़र देखना चाहिए। सर आपने उन तीनों की तरफ देखा। पहले बढ़िया पहले बड़े भैया उठाएंगे। आइस ने अशर को अंदर आते देखकर कहा, जबकि वो काफ़ी संजीदा था। मॉम ये फाइल्स हैं, थोड़ा सा स्टडी कर लें फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये केस आपका है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी देर, वो बोला और संजीदगी से कहकर उन सबके बीच से चला गया। अशर हैदर की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। जब यहाँ सब मौजूद हैं, तुम जानते हो तो थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हो, वो बोला, जबकि अशर ने दांत भींच लिए। वह खामोशी से अंदर आकर खड़ा हो गया। आयस और रेयान जानते थे उसके इतने संजीदा होने की वजह, क्योंकि सबके अजान ने गहरा सांस भरा। ये बहुत मुझे ही उठाना पड़ेगा सबसे पहले, वो बोला तो उसकी अदाकारी पर एकदम माहौल का तनाव खत्म हुआ। हैदर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा, जबकि लाइबा अशर की जानिब देख रही थी। अगर वो रेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें जाने दें, वो बोली, जबकि हैदर ने नफी की। डोंट बी स्ट्रेस, ये सब होते किस काम के जब तुम स्ट्रेस लोगी। आहिल के मुंह दिखाई पे तोहफा दिए बिना इनकी जान नहीं छोड़ेगी। आप शुगर मनाएं आपकी इस बेवक्त की औलाद को, हम देख भी रहे हैं, तोहफे की बात कर रहे हैं। आइस की आवाज़ पर ज़रियाब जैन समेत सरार भी हंसने लगा, जबकि हैदर ने आंखें सुखेड़ी। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि मुझे ज़रा भी शर्मिंदगी होगी तो ये बात बेकार है। तुम अपनी अपनी जेबें हल्की करो, मेरा बच्चा फालतू नहीं है। नहीं डैड, घर में फालतू तो बस एक ही है, आपका बच्चा भिखारी है जो हमारी जेबों पर पले। वो बात मुकम्मल करने से पहले ही चप्पल घूमती हुई उसे लगी थी। हैदर लाइबा ने मुंह फुसोड़ा, जबकि हैदर ने नफ़े में सर हिलाया। ये इसी काबिल है सारे। हैदर उठा और आहिल को लाइबा की गोद से लेकर सबसे पहले अशर के हाथ में दे दिया। अशर एकदम चौंक गया। वो इतना बेपरवाह नहीं था अपने बच्चों से, यहाँ तक कि वो इतने बड़े हो गए थे कि शादियों की उम्र थी, लेकिन फिर भी खबर रखता था। वो अशर आहिल को देखने लगा, फिर बाप को देखा। हैदर उसी की जानिब देख रहा था। जब अशर ने अपने हाथों में से हैदर को दोबारा उसके हाथों में दे दिया और पलट गया। वो किस टेंशन में था कोई नहीं जानता था। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। टेक इट इजी, उन्हें अपना कोई इशू है। आइस ने बाप के शाने पर हाथ रखा। ये मेल मिलाप तो कभी कभी मुर्तज़ा हाउस वालों को देखने को मिलता था। देखें, मुझे दे, मैं आपके बच्चे पर से वार कर फेंकता हूँ, हल्के फुल्के अंदाज में कहता आर्यन आहिल को थाम गया, जबकि हैदर खामोश खड़ा था। आइस भी बाहर निकल गया, जबकि अजान और रियान ने पीछे माहौल को बेहतर करने की कोशिश की तो कामयाबी तो हुई थी, लेकिन फिर भी सब अशर के रवैये पर खींच से गए थे। आइस अशर के पास ही जाने के लिए निकला था, लेकिन मुनीब ने उसे रोक लिया। सर, गिलानी सर की कॉल है, मुनीब ने कहा, जबकि आइस गहरा सांस भरता मोबाइल हाथ में थाम गया। गिलानी एक बहुत बड़ा कैटलॉग ऑनर था और वह अपने ब्रांड को हमेशा मुख्तलिफ स्टाइल में हर साल रिप्रेजेंट करता था, और उसका टॉप मॉडल हमेशा ही आइस हैदर रहता था। गिलानी को हमें भर के वो कॉल काटने लगा कि उसने बताया कि शूट यूएसए में होना है और उसकी फ़्लाइट 2 दिन में है। वो कुछ पुरसोच सा हुआ और फिर से हामी भर ली। कॉल कट करके उसने मोबाइल को मुनीब को दिया और अशर के रूम के पास आ गया। दरवाज़ा खोले रोकदार लहजे में वो बोला, हालांकि सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत में एक ठहराव सा था। अशर गुस्से से सोफे पे बैठा था। उसकी आवाज़ सुनकर भड़का, आइस जाओ यहाँ से। भाई दरवाज़ा या तो खोलें, वरना पता है आपको मेरा। एक बार जो करने की ठान लूँ करके रहता हूँ तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाऊँगा।
वो बोला जबकि अशर को ये इल्म था वो तोड़ ही देगा। तभी उठकर दरवाज़ा खोला। आइस अंदर दाखिल हो गया। ठीक है, हमें नहीं पसंद वो आई, लेकिन डैड को हर्ट ना करने वाले बेटों में सबसे पहला नंबर आपका आता है। वो आपकी इस हरकत से हर्ट होंगे। मुझे आयल से प्रॉब्लम नहीं है। अशर सर झटक गया। तो आपको अपने आने वाले बच्चों से प्रॉब्लम है? हाँ, वो एकदम बोला। मुझे लग रहा है मैं गलती कर चुका हूँ। अशर कमरे में चक्कर काटने लगा। आइस ने उसकी सूरत देखी। बाज़ किसी चीज़ की कदर उसके होते हुए इंसान को महसूस नहीं होती। वो झटके से उठा और बाहर निकल गया। आइस, अशर ने पुकारा भी, लेकिन वो बेसाख्ता ही गुस्से का शिकार हो चुका था। मतलब क्या था उसका? वो क्या करना चाहता था? पहले उस लड़की को अपने साथ रखा और अब उसे अपने बच्चों से भी तकलीफ थी। अगर फैसले की सलाहियत ना हो तो ये काम करने भी नहीं चाहिए। सर झटक कर सोचता। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था कि सर झुका कर ऊपर चढ़ती अदा से टकरा गया और अदा उससे पहले गिरती के आइस ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। अदा झटके से दूर हुई और आइस थप्पड़ का मुंतजिर रह गया। सॉरी, गलती अदा की थी। वो सर झुका कर चल रही थी। थैंक यू, वो बड़े गहरे लहजे में उसके कान के करीब कहता गुजर गया, जबकि वो उसकी पुश्त देखती रही। वो बाहर ही निकल रहा था कि अबीरा सामने आ गई। हमें भी ऑटोग्राफ दे दें। हमें भी ऑटोग्राफ दे दिया करें आइस भाई। वो दोनों हाथ कमर पर रखे बोली तो वो मुस्कुरा दिया। पूरा का पूरा आइस तुम्हारा। ऐसा देवर मिल गया तो ऑटोग्राफ की क्या जरूरत पड़ गई? वो सुकून से बोला। कर दिया ना मुँह खराब। ये बात कह के प्लीज़ ये बात मत क्या करें। वो पाँव पटक कर बोली। वेरी गुड मेरे भाई मेरे शेर, इसे इसी बात का एहसास लाया करो। वो भी दिन रात, और तुम चिपकली, अपनी जान बचाओ मुझसे। अजान ने आइस के शाने पर हाथ रखा और अबीरा से बोला, मैं तुमसे बात नहीं करी और मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। बाय। आइस उकता कर निकला। नहीं नहीं, बात सुने। अभी मैंने सुना आप यूएस से जा रहे हैं। अबीरा चमकती आंखों से उसे देखने लगी। वो हंस दिया। हाँ, जा रहा हूँ। अजान पीछे खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। प्लीज़ मैं भी चलूँ? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। वो दोनों पाँव से दोनों हाथ जोड़ती दोनों पाँव से छुड़ती बोली। अजान के चेहरे पे संजीदगी छा गई। आइस ने मुड़ के अजान की जानिब देखा। उसको छोड़ें, आप बताएं, प्लीज़ ले जाएं। मैं आपको पक्का तंग नहीं करूँगी। वो उसके बाजू से जोड़ कर बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर अजान और तुम्हारी वो एक अदद कज़न साथ चलेगी तब, वरना अभी पाकिस्तान में ही रहो। वो उसके बालों को बिखेरता गुजर गया। अबीरा मुंह बना गई, जबकि अजान अब भी संजीदगी से उसे देख रहा था। अबीरा ने अजान की सूरत देखी, उसी की तरफ आती। मैं नहीं जाऊँगा, वो जानबूझकर उसका खून जलाता कहकर अशर की गाड़ी की तरफ बढ़ा। अजान, वो चीखी। चिल्लाती रहो कहकर वो वहाँ से फरार हो गया। पता नहीं क्यों आज पहली बार बस अजीब सा लगा, और इस अजीब एहसास से जान छुड़ाना वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। आइस ने उन दोनों का नाम लिया था जो कभी न चाहते। कितना मुश्किल हो गया था उसका बाहर घूमना। पहले मम्मा पापा ने अकेले नहीं जाने दिया, और अब यहाँ भी गुस्से से आंसू लिए अपने वो गुस्से से आंसू लिए अपने घर के लिए निकल गई। एक छोटी सी ख्वाहिश जब पूरी नहीं हो सकती थी तो क्या फ़ायदा था। अपनी बहन को इतनी तकलीफ में देखकर उसकी सिसकी सी बन गई थी। उस जगह पर उसका इलाज अच्छा हो रहा था, लेकिन जिस तकलीफ से वो गुजर रही थी उस तकलीफ का मुकाबला कोई नहीं था। उसके काम लब सुर्ख हो चुके थे और वो वहीं नीचे बैठती चली गई कि अचानक किसी ने उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। उसे झटके से सर उठाया।
चच्चा काम से उठी थी एक बार फिर से उसे देखकर। तुझे और तेरे इस आशिक को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा तू कहाँ है? अब मैं बताऊंगा तुम दोनों को। वो माही के मुंह पर थप्पड़ मारता बोला, जबकि माही उसे अपने आप को छुड़ाने के लिए दो करने लगी। तुझे नवाबजादा गौहर ने बुलाया। अब तेरे साथ भी वही होगा जो इस मनहूस के साथ हुआ था। ये भी यूं ही फड़फड़ाती थी। वो गुस्से से उसे घसीटने लगा। मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरी मदद करें। वो इर्द गिर्द लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाए, लेकिन दुनिया में भी ऐसी हमदर्दी से कहीं ज़्यादा थी। सब अपनी अपनी जान छुड़ाकर दूर हट रहे थे। मेरी मदद करें, मुझे बचाएं। वो चिल्लाई, लेकिन बेसुध। अगर कोई ज़हर होता फिर तो वो उस सोच से देख रहा था। आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसके चचा के इर्द गिर्द गौहर के कई मुलाजिम थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं, और बंदूक के खौफ ने दुनिया की जुबान दबा दी। यहाँ तक कि माही को घसीट के वो उस गाड़ी तक ले आया और उसे अंदर डाल दिया। माही की चीखें भी किसी का जमीन नहीं हिला सकी थी, और वो हॉस्पिटल से लेकर उसे नवाबजादा गौहर के महल में ले गया, और चचा ने उसे उसी तरह घसीट कर बाहर निकाला था। माही खौफ ज़दा सी थी, अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, बचाना चाहती थी। उसकी बहन की तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी, और वो इस तकलीफ से गुजरती तो खौफ ने उसके दिल को चिड़िया की तरह सहमा दिया था। और उसके चचा ने उसे नवाबजादा गौहर के कदमों में भी डाल दिया। मालिक आप ही हुई, बस कुछ नजराना मिल जाता तो। वो दांत निकालता नवाबजादा गौहर के आगे हाथ लाने लगा। चचा ऐसा मत करे, मैं आपका खून हूँ, आप मुझे नहीं बेच सकते। वह चचा के पाँव पड़ गई, जबकि नवाबजादा गौहर मुस्कुरा दिया। उसे ऐसी मछलियों का शिकार करने में बहुत मजा आता था, जो कि पहले से ही बेताबी से मचल रही हों। माही ने खौफजदा नजरों से उसकी सूरत देखी। बिल्कुल स्याह रंगत का वो शैतानी सिफ्त आदमी कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। वो बुरी तरह रो दी, और गौहर के मुलाजिम ने चचा के हाथ में 50,000 रुपये रख दिया। माही अपना सौदा होते हुए अजियत से देख रही थी। उसे दुनिया के हर मर्द से नफरत हो चुकी थी। हर मर्द से आंखों में आंसू की बरसात थी। दिल था कि पटने को था, और वो अपने चचा को वहां से जाता हुआ देखने लगी। और उसे यकीन हो गया दुनिया का कोई मर्द इस काबिल नहीं था कि औरत उससे कोई रिश्ता बना दे। अगर उसका बाप या भाई भी होता तो उससे बेच कर चले जाते। ले जाओ इसे अंदर और रात के लिए तैयार करो। नवाबजादा गौहर उसके नर्म और मुलायम जिल्द को अपने गंदे हाथों से छूते हुए बोला। हवस भरी नजरें उसके पूरे वजूद पर तेजी से हरकत कर रही थीं, और मालूम नहीं फिर किसने उसे घसीटा और वो उसके साथ होती चली गई जहाँ उसे ले जाया गया। जबकि दूसरी तरफ आर्यन हॉस्पिटल में आया, और उसे इल्म हुआ कि उस लड़की के साथ वाली लड़की को यहाँ से कोई बूढ़ा आदमी और कुछ गार्ड्स ले गए हैं ज़बरदस्ती। तो वह हैरान है क्या। इस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत शानदार था, फिर कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड की जाने बढ़ा और बिना पूछे उसके थप्पड़ सीध कर दिया। जबकि सिक्योरिटी गार्ड सर झुका गया, उसका फ़ोन अचानक ही रिंग करने लगा। आर्यन अदालत पहुंचे फौरन। डैड में बिजी। आर्यन थम्बिया लहजा था। ओके, हाँ में भर के वो मुठियाँ बीचता गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इस केस में हाथ डालने से पहले उसे ये इतना मुश्किल नहीं लगा था। बस एक लड़की को इंसाफ दिलाना था, लेकिन एक लड़की के साथ साथ एक और लड़की ज़्यादा इंसाफ की मुस्तहिक बन चुकी थी, क्योंकि लोगों ने उस लड़की को अब निशाना बना लिया था। और मालूम नहीं क्यों आर्यन का फ़ोन कॉल उठा था। अशर ना चाहते हुए भी उसने दरवाज़ा बचा दिया। उसे मदद चाहिए थी, वो बहुत तकलीफ़ में थी। दर हकीकत उसका पाँव फिसल गया था, जिसकी वजह से बेड के कॉर्नर से वो टकराई। तो उसके बाद ऐसी तकलीफ उठी कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। अशर वो सर पटकने लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे वो मदद के लिए पुकार सकती, जिससे वो कुछ कर पाती। वो बेबसी से अपने पेट पे हाथ रखती तकलीफ से दोहरी होती। दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया था और एकदम ही लहरा के वो गिरी और और होश से बेगाना हो गई। आहिल को कोर्ट में लिटा कर आज वो उठ गई थी बिस्तर से। हैदर जब तक यहाँ था वो उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। हैदर ज़रूरी काम से चला गया तो वो उठी और कमरे से बाहर निकल आई। अभी वो अशर के रूम की तरफ जाती ही कि उसका सेल फोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की तो हॉस्पिटल से कॉल थी। जी बोलिए। अच्छा, लेकिन अच्छा हम आते हैं। उसने फ़ोन रखा और जेमल के पास आई। हम थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, काम ज़रूरी है, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। लेकिन लाइबा, अभी तबीयत नहीं ठीक बेटा, हम आ जाएंगे, वो हल्का सा मुस्कुरा कर कह के वहाँ से चली गई। अच्छा अदा को साथ ले जाओ, अदा बेटा साथ जाओ, रुशाने ने कहा तो अदा ने सर हिला दिया। उसे तो वैसे ही हॉस्पिटल जाने का बहुत शौक था। लाइबा और अदा ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचे तो असवद ने लाइबा को सारी कहानी बता दी। फिर जब वो अपने रूम से निकला तो अशर के रूम के अंदर से दरवाज़ा बचा था और उसने दरवाज़ा खुलवा दिया। लाइबा अदा से थोड़ा झिझक सी गई। मालूम नहीं ऐसा क्या था जो असफन बता नहीं रहा था, और फ़ोन पर भी बस उसने आने के लिए कहा था। अदा ने लाइबा की तरफ देखा। आप चली जाएं, हम यहीं पर हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। नहीं नहीं, आ जाओ आप भी। अल्लाह खैर करेगा। वो उसे कहकर वहाँ से हॉस्पिटल की जानिब चल दी, जहाँ हशर ने अपना एक रूम बनवाया हुआ था, और जब उसकी नाइट शिफ्ट होती थी तो वो उसी रूम में होता था। वो सानी बाई तो अशर के रूम में जाते हुए उसे एक अनजान सा डर लग रहा था और उसके कदम सुस्त पड़ गए। यहाँ तक कि अदा आगे चली गई और एकदम उसने मुंह पर हाथ देकर अपनी चीख को रोका। लाइबा आगे बढ़ी और सामने जाना को ज़मीन पर बेहोश देख एकदम वो साकत रह गई। असफन भी पास ही खड़ा था। डॉक्टर असफन, स्ट्रेचर लेकर आए जल्दी। लाइबा जल्दी से आगे बढ़ी और उसने जाना का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अदा ने लाइबा की तरफ देखा। उसके चेहरे पे वाज़ेह तकलीफ का अंसर था और अदा की तो आंखें भीग गई थीं। जाना का हाल देखकर असफर ने स्ट्रेचर का इंतज़ाम किया और जाना को पूरे 7 महीने बाद उस कमरे से बुलाकर निकाल लिया गया था। लाइबा खुद डॉक्टर थी, वही सब संभालती आई थी, लेकिन उसे अपने बेटे पर इस कदर शर्मिंदगी थी कि अपने आंसू साफ करके असफन को डॉक्टर शीजा को बुलाने का कहने लगी। वो गायना वो गायनाकोलॉजिस्ट थी। शाना की नब्ज काफ़ी सुस्ती से चल रही थी। डॉक्टर शीजा ने जाना को चेक किया। आई थिंक डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर लाइबा, मिसकैरेज हो गया इस बच्चे का। आई लिटरली हेट डैट मैन, जो लड़कियों पर इस तरह जुल्म करते हैं। उसके अंदर जहर फैल गया तो इस लड़की की भी जान जा सकती है। आप लोग इसे ओपीडी में शिफ्ट करें। जल्दी से उसने स्टाफ से कहा और लाइबा चुप रह गई। उसके पास अल्फाज नहीं थे कि वो आदमी उसका अपना बेटा था। अदा ने बहुत दुख से उसके शाने पे हाथ रखा। वो वेटिंग में बैठ गई। अदा आर्यन को कॉल करे। उसने आइसगी से कहा, क्या मैं हैदर अंकल को? नहीं नहीं, आर्यन को करें। बस उनसे कहें वो जल्दी आए, और अगर आर्यन ना उठाए तो अजान आइस किसी को भी बुला ले। उसकी अपनी तबीयत नहीं ठीक थी, वो बार बार आंसू पहुँच रही थी। अदा ने सबसे पहले आर्यन को कॉल मिलाई, जो कि हैदर के साथ ही था। उसने कॉल पिक नहीं की थी और उसके बाद उसने अजान को कॉल मिलाई। हाँ बोलो गुड़िया।
वो सुकून से बोला। अजान भाई आप। वे साख्ता वो रो दी और उसने सर उठाया तो आइस हैदर अपनी शानदार वजाहत समेत उसे रिसेप्शनिस्ट के पास नजर आ गया। आप जल्दी आ जाएं। हैं मॉम ठीक है? वो परेशान से पूछने लगा। आप आ जाएं प्लीज़ हॉस्पिटल। अदा अदा बात सुनो। अजान के कदमों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उन चारों को अपनी माँ से मोहब्बत वैसी ही थी जैसे उनके बाप को थी अपनी बीवी से। उसने गाड़ी रिवर्स की, वो दोस्तों के साथ था और उसकी गाड़ी रिवर्स करने पर वो सब बोली मगर उसने किसी की नहीं सुनी और वो हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी मोड़ गया। आयसर हकीकत यहाँ जाने से ही मिलने आया था। ऐसा नहीं था कि वो अशर के खिलाफ कुछ करने जा रहा था, लेकिन अशर की गुफ्तगू उसे बेहद फजूल लगी थी और वह यहाँ से जाने से पहले जाने से मिलना चाहता था। वो जानना चाहता था ये सब कब और कैसे हुआ और किसी को खबर नहीं हुई इतना अरसा। वो रिसेप्शन पर बात कर रहा था। अदा ने सर झुका लिया। वो जिस शख्स से नफरत करती थी उसे मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहती थी। अचानक ऑपरेट शुरू हो गया था। लाइबा अपनी जगह से उठी और परेशानी से अंदर जाने लगी। उसे उस बच्चे के भी जाने का दुख था और उसके उठने की वजह से वहां से गुजरते आइस को वो नजर आ गई। मॉम। वो बड़बड़ाया और तेजी से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो अदा और उसकी नज़रों का तसादुम हुआ। आइस ना समझी से आगे बढ़ा और माँ के शाने पे हाथ रखा तो लाइबा को शायद इस वक्त सहारे की बुरी तरह जरूरत थी। वो आइस को देखते ही बुरी तरह रो दी। मॉम व्हाट हैपेंड? क्यों रो रही हैं आप? कुछ हुआ है? तबीयत ठीक है? डैड ने कुछ कहा है? यार हुआ क्या है? उसके आंसू साफ करता बेताबी और बेचैनी से सवाल कर रहा था जबकि इतनी देर में अजान भी अंदर दौड़ता हुआ आया और माँ की जानिब बढ़ा। क्या हुआ है मॉम? ठीक है? लाइबा नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो दोनों परेशानी से उसकी सूरत देखने लगे। अदा भी पीछे ही खड़ी थी। आप यहीं बैठे। आइस ने उसे बिठाया। लाइबा ने आंसू साफ किए। जाना जाना का मिसकैरेज हो गया। वो नज़र झुकाए बोली। आइस सर थाम गया जबकि अजाना समझी से देख रहा था और आइस की सूरत बता रही थी। वो जानता था। लाइबा अजान और अदा उसे हैरानगी से देखने लगे। डैम। वो वो खड़ा हो गया। आप जानते थे? लाइबा ने उसके बाजू पकड़े। उसने एक सांस खींचकर हलक में उतारा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है। आइस आपने किसी को बताने की जहमत नहीं की कि उस बच्ची को यहाँ से ले जाते। लाइबा गुस्से से बोली। कैन समवन एक्सप्लेन मी? अजान छिट कर बोला और आइस उसे जाने से हुई मुलाकात बताया गया। बहुत शर्मिंदा है हम आज खुद से। बहुत ज़्यादा। लाइबा गुस्से से कहकर उससे दूर हो गई जबकि तब तक डॉक्टर शीता भी आ गई थी। आई एम सॉरी डॉक्टर लाइबा। शी हैव टू बेबीज। बोथ आर गर्ल्स। वो बहुत अफसोस से बोल रही थी। एक अभी जिंदा थी बट मुझे उस लड़की की जान बचाने के लिए उस बच्ची को उस बेबी के साथ थी। वो रुक गई। वो सब खामोश खड़े थे। हु इज शी? उसके हस्बैंड कहाँ हैं? वो सख्ती से पूछ रही थी। मैम इज शी राइट नाउ? आइस ने खुद ही सवाल किया। यस बट शी लॉस्ट हर बेबीज। आइस के बारे में कौन नहीं जानता था। शीजा के मुस्कुराने पर अदा की नागवारी और भी बढ़ गई। शीजा उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दो और ये बात किसी को पता ना चले स्पेशली डॉक्टर अशर को कि यहाँ कोई जाना नाम की पेशेंट एडमिट है।
वो कह के वहाँ से हट गई। मॉम, आयस उसके पीछे भागा। आप आप हमसे बात ना करें। मैं आपको सच बता चुका हूँ। वो ज़रा खफगी से बोला कि सच बताने के बावजूद वो गुस्सा कर रही थी। आप हमें बता सकते थे। मैं चाहता था भाई खुद कुछ करें, बट स्टिल मैं आज जाना। वो रुक गया। मेरा मतलब भाभी से ही मिलने आया था, लेकिन उन्हें यहाँ से ले जाने। वो बोला जबकि लाइबा की आंखें फिर भीग गई। बहुत बुरा किया है ईश्वर ने, बहुत बुरा। अब हम जाना को उनके सामने आने नहीं देंगे, वो गुस्से से कहकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर भी सवार हुआ जिस पर आइस ने उसे रोका। वो खुद ड्राइव करने वाला था। आजान हो रहा था जबकि दूसरी गाड़ी में घर के लिए ही निकले थे।